अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नकाश बलोच। यहाँ मक्का में उम्रा पर आने से पहले इन 5 बातों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ वक्त पर मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले आपने करनी है प्लानिंग कि आप कितने दिन के लिए यहाँ उम्रा पर आ रहे हैं। आप 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, आप 1 महीने के लिए आ रहे हैं या 3 महीने के लिए आ रहे हैं। अगर तो आप 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं फिर तो आप खुद यहाँ पर आकर होटल लें। और अगर आप 21 दिन या 1 महीने से ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आप पैकेज लेकर ही आए, विदाउट पैकेज ना आए। क्योंकि पैकेज में आपको होटल भी मिलता है और होटल रूम शेयरिंग हो जाता है, जिससे आपके काफ़ी हद तक पैसे बच जाते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप ज़्यादा टाइम के लिए 21 दिन या महीने के लिए आ रहे हैं और आप होटल यहाँ पे आकर लेंगे तो आपको यहाँ पर होटल बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, क्योंकि होटल्स के रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो इससे आपका बजट सारा ख़राब हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप पैकेज लेकर आए। फिर आपने क्या करना है कि जब आप पैकेज ले रहे हैं तो जो ट्रैवल एजेंट होगा उससे आपने पूछना है कि हरम कितना दूर है जो वो होटल आपको दे रहा है। क्योंकि कुछ एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको ये कह देते हैं कि होटल हरम के बिल्कुल पास है और जब आप यहाँ पर आते हैं तो होटल वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर होता है। मुझे मक्का में 12 साल हो गए हैं, तो ये मसला अक्सर मैं देखता हूँ कि ट्रैवल एजेंट पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या जिस कंट्री से आप आ रहे हैं तो वहाँ आपको होटल का फासला हरम के नज़दीक बताता है, और लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो होटल बहुत दूर होता है। होटल अगर हरम से 500 मीटर दूर है तो फिर तो आप होटल के हरम के नज़दीक हैं, तो फिर आप पैदल भी 5 वक्त हरम में नमाज पढ़ सकते हैं, आ सकते हैं और सुकून से अपनी इबादत कर सकते हैं। लेकिन अगर होटल 500 मीटर से ज़्यादा है, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर है, तो फिर आपको टैक्सी पर ही आना पड़ेगा। क्योंकि 1-2 किलोमीटर अगर आप आते हैं और हर नमाज के बाद जाते हैं तो इससे आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बन सकती है और मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए बार बार आना जाना। तो बेहतर ये है कि आप होटल पहले उससे चेक कर लें कि होटल किस जगह पर है। गूगल मैप से उसको बोलें कि वो आपको होटल को लोकेशन बताए। और अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग आ रहा है तो आपने क्या करना है कि बुजुर्ग को एक कार्ड के ऊपर इंग्लिश में और उर्दू में आपने लिख कर दे देना है होटल का नाम, आपका होटल किस एरिया में है, वो सारा कुछ, और उसका मोबाइल नंबर पाकिस्तान का। ये सारा कुछ आपने उस बुजुर्ग को लिख के दे देना है, क्योंकि बुजुर्ग यहाँ पर गुम जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि फिर जाना कहाँ पे। अगर आप होटल का अकेला नाम बताते हैं तो इस तरह नहीं पता चलता कि होटल किस जगह पर है। अगर साथ एरिया भी लिखा होता है तो फिर समझ आ जाती है कि ये किस रोड के ऊपर होटल है। और कोशिश करें कि होटल आप ज्यादा इब्राहिम खलील रोड पर या शारा हिजरा पर ही ले। और अगर साथ कोई यंग आ रहा है तो जाहिर सी बात है, हर किसी के पास मोबाइल तो होता है, तो वो अपने होटल की बाहर से एक तस्वीर ले ले, ठीक है। और जिस एरिया में है वो उस जिस एरिया में होटल है उसकी थोड़ी सी एक वीडियो बना ले, ताकि अगर वो भी गुम जाता है या उसको रास्ते की समझ नहीं आती तो वो किसी को भी वो वीडियो दिखाकर आसानी से अपने होटल में पहुंच सकता है। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है कि आपने पहले ये देखना है कि आप आ किस एयरपोर्ट से रहे हैं। आप डायरेक्ट मक्का आ रहे हैं या आप मदीना शरीफ आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही एयरपोर्ट हैं जहाँ पर हुज्जाज कराम आते हैं, या तो जिद्दा में आते हैं और या वो मदीना शरीफ में आते हैं। अगर तो आप मदीना शरीफ में आ रहे हैं फिर तो आपकी मिकात मदीना ही होगी, तो वहाँ से आप एहराम बांध कर मक्का आ सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मक्का आ रहे हैं तो आपकी मिकात आपका घर ही होगा, जहाँ से जिस कंट्री से आप आ रहे हैं आप घर से ही एहराम बांध कर आएंगे। और बेहतर भी यही है कि आप घर से ही बांध कर आएँ, क्योंकि जहाज़ में अनाउंसमेंट तो वो करते हैं कि मिकात आने वाली है और अगर आपने एहराम बांधना तो आप बांध लें। तो जहाज़ में इंसान इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता, तो बेहतर आप घर से बांध कर आएँ। अच्छा, दूसरा मसला यहाँ पे क्या आता है कि कुछ लोग आते तो हैं उम्रे की नीयत से, कि ट्रैवल तो वो उम्रे की नीयत से कर रहे हैं, और उनके माइंड में होता है कि हम मस्जिद आयशा से या फिर हम लोग मस्जिद जराना से एहराम बांध लेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको शेख बोलेगा कि आप वापस जाएं मिकात पर और अपनी मिकात से ही एहराम बांध कर आएं, क्योंकि आप उम्रा की नीयत से ये सफ़र करके आए हैं। तो फिर आपको दोबारा, अगर आप मक्का में हैं तो दोबारा आपको जद्दा आना पड़ेगा, 3-4 दिन यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। तो फिर आप जद्दा से आपको एहराम बांध कर दोबारा जाना पड़ेगा मक्का में। तो बेहतर ये है कि आप घर से तसल्ली से सुकून से एहराम बांध कर आए।
दूसरी चीज़ ये है कि आपने एहराम अपने साथ 1 या 2 अज़ाफ़ी लेकर आने हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एहराम सम टाइम होता है कि ख़राब हो जाते हैं या जो चादर ऊपर वाली होती है वो गुम जाती है, तो वो आपको फिर एहराम नया ही लेना पड़ता है। और यहाँ पर एहराम बहुत महँगे हैं। अगर आप अपनी कंट्री से लेकर आते हैं तो एक तो आपको सस्ते पड़ेंगे और आप 2 या 3 लेकर आएँ। क्योंकि एक उम्रा करने के बाद आपको ज़ाहिर-सी बात है कि एहराम वॉश करना होता है और दोबारा फिर आपने उम्रा करना है। तो हुज्जाज कराम माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्रे करते हैं, दिन में 2-2 3-3 दिन भी करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप 2 या 3 एहराम ज़रूर साथ लेकर आएँ। और अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग आ रहा है या अल्लाह ना करे आपको या उनको कोई डिज़ीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर का वो मरीज़ है, तो वो अपनी मेडिसिन पाकिस्तान से साथ लेकर आएँ। क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन है वो एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, बहुत महँगी है। और अगर जो यहाँ पे हॉस्पिटल बने हुए हैं कि जहाँ पर फ्री मेडिसिन मिलती है, तो वो आपको 1 या 2 दिन की मेडिसिन देते हैं, वो आपको ज़्यादा दिन के नहीं देते हो। तो आपने अपने टाइम जितना टाइम आपने यहाँ पे रहना है उसी शेड्यूल के हिसाब से अपनी टैबलेट मेडिसिन ज़रूर साथ लेकर आनी है। और अगर आप चाय के शौकीन हैं, क्योंकि थकावट के बाद चाय तो इंसान ज़रूर पीता है, तो कोशिश करें एक छोटा सा बर्तन चाय का साथ लेकर आ जाएं। तो यहाँ पर आकर आप खुद होटल में चाय बना लें। यहाँ पर होटल में किचन होते हैं, तो आप आसानी से चाय बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चाय मिलती है अगर आप होटलों से लेते हैं तो आपको चाय तकरीबन 2 रियाल 3 रियाल या 4 रियाल की एक टाइम पे मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर खुद एक डब्बा 5 रियाल का ले लें तो आप तकरीबन दिन में 5 से 6 कप भी चाय के इजीली आराम से बनाकर पी सकते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि जब आप यहाँ उम्रा पर आने लगे, ठीक है, तो पहले इन उम्रा की सारी इंफॉर्मेशन, उम्रा किस तरह किया जाता है, इस्लाम में किस तरह हिदायत की गई है या बताया गया है, वो आप ज़रूर पूछ कर अपने जो एरिया में है, जो आपके आलिम दीन है, उनसे पूछ लें। या आप तो छोटी छोटी किताबें मिल जाती है, आप वो किताब ज़रूर साथ लेकर आएँ, उससे पढ़कर फिर ही आप लोग यहाँ पर आएँ। स्मार्टफोन सबके पास होते हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन सिफतुल उम्रा के नाम से लॉन्च की है। आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी पूरा उम्रे का तरीका बताया गया है। अब होता ये है कि जो हमारे हुजाज या उम्रा पर भाई बहन आते हैं, तो पता तो वो करके नहीं आते, ना उनको मतलब इतना वो नॉलेज लेकर आते हैं। तो जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी एक सोच ये होती है, जो अक्सर हम देखते भी हैं, कि जिस तरह बाकी लोग उम्रा कर रहे हैं हम लोग भी वैसा कर लेंगे। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर उम्रे का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप मताफ करते हैं, जो हज असवद के बिल्कुल सामने ग्रीन लाइट लगी होती है, वहां तो आपको पता है कि हमने एक राउंड उसका पूरा लगा लेना है, ठीक है। ग्रीन से ही शुरू होना है, ग्रीन पर आकर खत्म हो जाना है। और यही कॉन्सेप्ट वो लेकर वो सही में जाते हैं, यानी सफा मरवा में जाते हैं। अब सफा मरवा में वो क्या करते हैं कि वो सफा से शुरू होते हैं और फिर सफा पर आकर एक चक्कर लगा देते हैं। इस तरह उनके 14 चक्कर बन जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। आपने एक चक्कर अगर सफा से शुरू किया है तो मरवा पर जाके आपका एक चक्कर खत्म होगा। फिर मरवा से आप सफा पर आएंगे तो फिर आपके 2 चक्कर होंगे। तो वो हुजाज कराम उनको पता नहीं होता, तो वो 14 चक्कर लगा लेते हैं। तो इसलिए आप उम्रा के बारे में ज़रूर जानकर आएँ, किताब ज़रूर रखें जहाँ से देखकर आप पढ़ सकें। अच्छा, फिर आपने ये प्लान करना है कि आपने ज़ियारतें किस-किस वक़्त करनी है। आपने ज़ियारतों का टाइम शेड्यूल इस हिसाब से रखना है कि जिससे आपकी कोई भी नमाज़ कज़ा ना हो और आपकी सारी नमाज़ें हरम में ही पढ़ी जाएँ। अगर आप गारे हीरा या गारे सौर जाते हैं तो कोशिश करें या तो फ़जर के बाद जाएँ या इशा के बाद जाएँ। क्योंकि 3 से 4 घंटे तो आपको आराम से लग जाते हैं अगर आप गारे सौर भी जाते हैं या गारे हीरा भी जाते हैं। तो फ़जर के बाद जाएँगे तो भी जब आप थकावट से नीचे उतरेंगे तो आप होटल पे जाकर रेस्ट कर सकते हैं और आप ज़ोहर की नमाज हरम में पढ़ सकते हैं। और अगर आप इशा के बाद जाते हैं तो तब भी ठंडा होता है, तो आप आसानी से ज़ियारत भी कर सकते हैं गारे सौर की, गारे हीरा की। वापसी आकर आप सुकून भी कर सकते हैं और फजर की नमाज भी पढ़ सकते हैं। दोपहर के वक्त मैं ज़ियारतों का इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप गर्मी से बचेंगे या तसल्ली से सुकून से ज़ियारत करेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है कि इतने पैसे लगा कर आता है इंसान यहाँ पर, हज उम्रा इबादत के लिए आता है। तो अगर आप इबादत भी सुकून से ना कर सकें, ज़ियारतें भी सुकून से ना कर सकें, तो फिर तो अच्छी बात नहीं होती ना। तो आपने प्लानिंग इस हिसाब से करनी है कि आपकी नमाज़ें भी कज़ा ना हो और आप ज़ियारतें भी अच्छे तरीके से कर लें। अच्छा, फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर पे शॉपिंग पे। आपने पहले शॉपिंग की लिस्ट बना लेनी है कि आपने क्या-क्या खरीदना है। क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आपका बजट भी स्टेबल रहेगा, आप अपने बजट में चीज़ें खरीद सकते हैं।
और अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप जो मर्ज़ी खरीद सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से आप खजूरें और ज़मज़म लेकर जाएँ और टोपियाँ, तस्बीहाँ, मसल्ले ये चीज़ें ले जाएँ। लेकिन जो खिलौने होते हैं ना, ये सारे मेड इन चाइना ही होते हैं और चाइना से ही आते हैं। तो अगर आप यहाँ से लेकर जाएँगे बच्चों के लिए, ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चों को खिलौने ही देने होते हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए खिलौने यहाँ से लेकर जाएँगे तो वो आपको काफ़ी महँगे पड़ेंगे, क्योंकि हरम के नज़दीक जितनी भी शॉप्स हैं, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत महँगी होती हैं, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, 10 रियाल या 15 रियाल तक आपको मिलती रहती है। लेकिन अगर आपको शॉपिंग का मैं सजेस्ट करूँ तो आप मदीना शरीफ से करें, क्योंकि मदीना शरीफ में चीज़ें भी बहुत सस्ती हैं और खजूरें भी वहाँ पर आपको पता है कि माशाल्लाह ताज़ा होती हैं, अच्छी भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं। तो आप शॉपिंग मदीना शरीफ से ही करें बनिस्बत मक्का में शॉपिंग करने से। अच्छा, कुछ हमारे हुज्जाज भाई-बहनें क्या करते हैं कि ज़मज़म तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक बंदे के साथ 1 बोतल ही अलाउ है, जो 5 लीटर की होती है, वो ले जाने देती है गवर्नमेंट, ज़्यादा नहीं। तो वो क्या करते हैं कि 5 लीटर की या 2-3 लीटर की ना पानी की बोतलें अपने लगेज में छुपा लेते हैं कि हम लोग लेकर जाएँगे तो इनको पता नहीं चलेगा। तो इनको भाई साहब पता चल जाता है और वो निकलवा भी लेते हैं। तो फिर वहाँ एम्बैरेस होने से बेहतर यही है कि आप इस तरह की हरकत ना ही करें। एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने स्पेशल शॉप्स बनाई हुई हैं, जहाँ से जो हुज्जाज होते हैं, जो अपनी कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं, बेशक वो यहाँ पर मुकीम है, इकामा होल्डर हैं या उम्रा हज पर आए हैं, तो वहाँ से आप 12.5 रियाल में अपने बोर्डिंग पास दिखाकर आपको ज़मज़म की बोतल मिल जाती है और वो दूसरी पैकिंग ही उसकी डिफरेंट होती है, तो वही आपको अलाउ होती है। तो बेहतर ये है कि एयरपोर्ट से ही आप ज़मज़म जाने के लिए खरीद लें, अपने बैग्स में ना डालें, वरना वो आपका एयरपोर्ट से वो ज़मज़म निकाल देंगे तो काफ़ी शर्मिंदगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, आप जब यहाँ पर हज उम्रा के लिए आएँ तो आपके पास यहाँ के इमरजेंसी नंबर ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी नंबर की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाते हैं तो एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए, पुलिस का नंबर होना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अक्सर होता है कि ट्रैवल एजेंट झूठ बोलते हैं और बहुत सी गलत बयानी करते हैं। तो आप अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर आके कंप्लेन करेंगे तो एक आपकी कॉल पर गवर्नमेंट के लोग आ जाएंगे, वो आपकी हेल्प भी करेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर ट्रैवल एजेंट होते हैं वो रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के पास, उनका सारा डाटा वगैरह होता है। तो अगर वो गलत बयानी करेंगे तो उनको पकड़ भी सकते हैं, उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एम्बुलेंस का इसलिए होना चाहिए कि अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है तो आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस भी आ जाती है। और तीसरे नंबर पर आपके पास पुलिस का नंबर भी होना चाहिए, कोई 100 मसला मसाइल हो सकते हैं। ये तीनों नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से नोट कर लेना और आते वक्त ये नंबर आपने अपने साथ लिख कर एक कॉपी पर या मोबाइल में सेव कर कर ज़रूर लेकर आने हैं। अगर मैं कोई और वीडियो इस वीडियो में कुछ और नहीं बता सका जो आप जानना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।